तो ये क्या संभव है? तो बहुत सारे सवाल हैं। और अगर बुद्धिजीवी की तरह सोचा जाए, समझा जाए, तो फिर लगता है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। महंगाई बढ़ी जा रही है, पीएनजी सीएनजी की कीमत कल रात बढ़ गई, और इससे पहले पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। अगर देखें सड़क पे जाएं आप तो ट्रांसपोर्ट्स के भाड़े जो हैं वो बढ़ चुके हैं। सब्जी लेने जाइए आप तो वहाँ देखिए कैसे आग लगी हुई है। हर तरफ बेरोजगारी किस कदर बढ़ी हुई है। इन सब की, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2013, 12, 13, 14 में कहते थे कि महंगाई पर विपक्ष क्यों नहीं बोलता है, पेट्रोल डीजल की कीमत पर विपक्ष क्यों, पक्ष मतलब सरकार क्यों नहीं कह रही है कुछ, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब क्या कहेंगे आप? ये मोहन भागवत का नया शिगुफा है, नया फरमान है, या कुछ और है? इसको किस रूप में देखते हैं आप? आवाज आप अनम्यूट कर लीजिए। आप वहां से अनम्यूट कर, यहाँ से अनम्यूट हो नहीं रहा है। ये आवाज आई? आ रही आवाज आई जी। जहां तक मोहन भागवत जी का कहना है कि एक अखंड भारत 15 साल में हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। संजय राउत ने भी बहुत सही कहा है कि किसी पसंद नहीं। 1947 का भारत विभाजन इस देश के इतिहास का सबसे ट्रैजिक पक्ष रहा है। ये बात अलग है कि संघ और हिंदू महासभा, जैसा कि अमरेंद्र भाई ने बताया, ये सब लोग उस राष्ट्रवाद के सिद्धांत के साथ थे जिसको लेकर जिन्ना आगे बढ़े थे। जिन्ना और सावरकर इन दोनों की आइडियोलॉजी थी, तो जाहिर है कि इन दोनों को इसका दोष दिया जाता है। अब रहा सवाल कि 15 साल में ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो जो अखंड भारत ये बनाना चाहते हैं उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा? उस अखंड भारत में कौन कौन से देश आएंगे? पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अंग्रेजों ने बांटे, अंग्रेजी पाकिस्तान बांट के गए थे। बांग्लादेश 71 में अलग होकर आजाद हुआ था। ये रहेगा, या इसमें अफगानिस्तान के इलाके भी शामिल होंगे, बर्मा भी आएगा, श्रीलंका भी आएगा, या फिर हम चोल राजाओं की तरह से कंबोडिया वगैरह सबको समेट लेंगे? तो किसी न किसी समय पर साउथ लंबी दूरी तक दक्षिण भारत के राजाओं का शासन रहा है, और अफगानिस्तान तक तो रहा ही रहा है। तो बहुत सा मॉडल है। मौर्यकालीन भारत होगा कि औरंगजेब का भारत होगा, ब्रिटिशकालीन भारत होगा, या इंडिपेंडेंट इंडिया होगा। इंडिपेंडेंट इंडिया में भी हमने पीओके गंवा दिया है, जो उधर चला गया है। लद्दाख का कुछ हिस्सा चीन के पास है, अरुणाचल का कुछ हिस्सा चीन के पास है। ये तमाम सीमा विवाद हैं, और हम बात अखंड भारत की कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह केवल एक भटकाने एक भाषण है, ताकि हम इस चक्कर में उलझ जाएं और हम इसी में डंडा उठा लें कि अखंड भारत नहीं हो सकता है। मैं बल्कि ये कहूंगा कि स्टैंड हमारा होना चाहिए कि बिल्कुल अखंड भारत हो, लेकिन अखंड भारत क्या हो आप बताएं। और अब तो ये बात की सबसे मजबूत सरकार है, सबसे काबिल प्रधानमंत्री हैं, अपार जन समर्थ, अपार जन बहुमत है। तो अब अगर आप नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे? दूसरी चीज, बात बहुत सही कही इन्होंने कि राष्ट्र के लिए शक्ति जरूरी है, लेकिन वो शक्ति कौन सी जरूरी है? आज अगर आप 2014 से और आज 2022 तक इन 8 सालों में अगर आर्थिक सूचकांकों का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि हर आर्थिक सूचकांक में हम नीचे आ गए हैं। जो भी आपका आर्थिक सूचकांक है जिससे कि हम आर्थिकी को डिसाइड करते हैं, जो पैरामीटर बने हैं उसमें हम नीचे आ गए हैं। बेरोजगारी दर बुरी तरह बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आज सामान खरीदने जाइए, कल उसके दाम दूने हो जा रहे हैं। नौकरियों की कोई बात नहीं हो रही है, स्कूलों की फीस बढ़ गई है, आय कम हो रही है, और कुछ पूंजी पता बेतहाशा बढ़ रही है। इस पर कोई बात नहीं हो रही है, और न कोई ज्योतिषी ये बताने आ रहा है कि हम 15 साल तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे या हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगी। जाहिर है कि मोहन भागवत जी का ये शगुफा उसी रूप में है जिस रूप में चुनाव के समय जब भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर महसूस होती है तो आरएसएस फील्ड में उतर जाता है ताकि वो उसको चुनाव जितवा सके। निश्चित रूप से उसी दृष्टिकोण से ये बात कही गई है ताकि हम सबका ध्यान भटके और हम असली मुद्दों से अलग हटकर अखंड भारत की भौगोलिक स्थिति पर बात करने लगे।
लोहिया ने भी भारत पाक महासंघ की बात की थी। दुनिया में आजादी के बाद या शीत युद्ध के बाद कुछ स्थितियां हैं कि बहुत से छोटे छोटे देशों ने भी मिलकर अपनी एक संगठन क्षमता बनाई है। यूरोपियन यूनियन बना, अभी भी चल रहा है ये। दक्षेश बना, जो ऑलमोस्ट अखंड भारत का ही हिस्सा आप उसे कह सकते हैं। उसमें बांग्लादेश भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, नेपाल है, तमाम चीजें हैं। लेकिन इन सब कूटनीतिक प्रयासों को जो पहले शुरू किए गए थे, उसके बारे में इस सरकार का क्या रवैया है कि कभी खुल के सामने नहीं आया। और आज बात अखंड भारत की हो रही है, जबकि स्थिति ये है कि आप अखंड मोहल्ले में नहीं रह सकते, आपका मोहल्ला अखंड नहीं रह सकता। आप सीधी मानसिकता नहीं है कि आप धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, जाति के नाम पे बांट रहे हैं। ऐसे समाज में रहते हैं कि 5 वक्त की नमाज के सामने आप 5 वक्त का हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जिस अखंडता की बात करते हैं, वो अखंडता है क्या? मेरा तो कहना है कि जिस दृष्टिकोण से आज ये शासन चल रहा है, जिस दृष्टिकोण से ये संघीय हिंदुत्व चल रहा है, ये सनातन हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है। बहुत सही बात एक हमारे मित्र निशा जी शुक्ला जी ने कही कि इनकी संत परंपरा भी अलग है, वो हमारी शंकराचार्य की परंपरा से बिल्कुल अलग है। आज तक इनके द्वारा किसी भी शंकराचार्य नाम नहीं लिया गया। तो शंकराचार्य सनातन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी संत परंपरा जो भी आचार्य रंग मुनि है, जो भी हो, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो यह सिर्फ एक आजकल का जो माहौल है, इस माहौल में लोग अब थोड़ा मुखर हो रहे हैं क्योंकि जनसंख्याएं बढ़ रही हैं। चुनाव 24 का नजदीक आ रहा है। अरुण शौरी साहब की अगर उन्होंने भी किताब लिखी, उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने की, चुनाव लड़ने की एक मशीन है। आप ये समझ लीजिए कि ये चुनाव जीत के सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन सरकार चलाएं कैसे, इनका न इनको अंदाजा है, न इनकी समझ है, न इनकी मानसिकता है। दूसरी चीज, आप अगर संघ से ये उम्मीद करें कि वह आर्थिक मोर्चे पर बात करेगा, तो 100 साल के इतिहास में डॉक्टर हेडगेवार से लेकर राजमोहन भागवत तक किसी का भी कोई एक लेख ऐसा बता दीजिए जिसमें उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ कहा हो। बीच में थोड़ा बहुत शिगोफा स्वदेशी को लेकर उन्होंने छोड़ा था और एकात्म मानववाद के रूप में गांधी जी के अंत्योदय को लेकर चले थे ये, लेकिन स्वदेशी भी इनके सत्ता में आने के बाद फिक्स हो गया और एकात्म मानववाद तो पता नहीं कहाँ चला गया। वो क्या थियरी है इनको भी नहीं पता और हमें तो वाकई नहीं पता है। तो मैं एक शब्द में कहूंगा, ये बेहद कंफ्यूज लॉट है, एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इनको समझना बहुत आवश्यक है और हम सबको उन्हीं मूल मुद्दों पर अड़े रहना है जो मुद्दे हमको प्रभावित करते हैं, हमें आदि देते हैं।